डेफिनेशन। एटीट्यूड क्या है? पहले तो एटीट्यूड इज ऑलवेज अबाउट समथिंग। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या कोई प्रोसेस के बारे में या कोई इवेंट के बारे में एक एटीट्यूड होता है। सो इट्स ए मेंटल स्टेट, इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड विच कवर्स एफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। ये तीनों कंपोनेंट का जो यूनियन होता है, दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड एटीट्यूड। अफेक्टिव, पहले तो बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या आता है? और बिलीफ्स, ओपिनियन, वो फैक्चुअल हो, मोरल हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली बिलीफ्स। सो दैट्स बिहेवियरल। अफेक्टिव, कॉग्निटिव कंपोनेंट, उसको संज्ञानात्मक, हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक कंपोनेंट। सो फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग। सो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है। सो सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड टवर्ड स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दैट्स ए कॉग्निटिव कंपोनेंट। हमारी बिलीफ है कि भाई ये बिलीफ सच हो सकती है, गलत हो सकती है, दैट्स ओके, बट इट्स बिलीफ, कॉग्निटिव कंपोनेंट। सेकंड इज अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब होता है संवेगात्मक। अफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि व्हाट डू वी फील व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड बिफोर अस। जब सिगरेट हमारे सामने आती है तो हमें कैसा फील होता है? सो लाइक वी हेट सिगरेट, दैट्स अफेक्टिव कंपोनेंट। सो द थर्ड कंपोनेंट इज बिहेवियरल कंपोनेंट। व्हाट वेयर आवर एक्सपीरियंस विथ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इवेंट और वट एवर। इसमें सिगरेट स्मोकिंग की बात कर रहे हैं तो शायद ऐसा हुआ हो कि पिछली बार हमने जब जितनी भी बार किसी को स्मोकिंग करते देखा हो, हमने कॉफिंग स्टार्ट कर दी हो, तो दैट्स आवर एक्सपीरियंस। सो ये जो ए बी सी तीनों कंपोनेंट एक साथ मिलके जो बनते हैं, दैट्स एटीट्यूड। अनदर एग्जांपल वी कैन टेक इज लाइक आवर एटीट्यूड टुवर्ड डेथ पेनल्टी। उसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होगा कि डेथ पेनल्टी से क्राइम कम होता है या नहीं होता है, या डिटरेंट होता है या नहीं होता है, दैट्स कॉग्निटिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है कि लाइक डू वी लाइक डेथ पेनल्टी और नॉट। और बिहेवियरल कंपोनेंट के पिछली कई बार जितनी बार भी डेथ पेनल्टी अनाउंस हुई हो तब हमारा क्या बिहेवियर थे, हम रास्ते पे जाके प्रोटेस्ट करने लगे थे या घर पे बैठे थे, और वॉट एवर। सो दैट्स एटीट्यूड। अब एटीट्यूड क्यों जरूरी है? बेसिकली वी वांट टू अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर, राइट? सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज गवर्नमेंट और एनीवन, we are interested in people's behavior. So one commonsensical thing is why not to influence beliefs, कि बिलीफ से हमारा काम क्यों नहीं हो जाता सिर्फ। उसमें प्रॉब्लम ये है कि बिलीफ और बिहेवियर के बीच में कई सारे कॉजेस की एक लाइन होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो XYZ बिलीफ हो उसके ऊपर हम सीधा एक्ट कर देंगे। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बिलीफ एंड बिहेवियर। सो अगर हमें बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना हो तो हम बिलीफ को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है। सो एटीट्यूड जो है वो बिहेवियर के लिए प्रोक्सीमेट चीज है, इट्स मोर प्रोक्सीमेट देन बिलीफ। दोनों में फर्क क्या है? बिलीफ इज अ पार्ट ऑफ एटीट्यूड, द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज बिलीफ। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इट बट इट्स नॉट एंटायरली देयर। सो जब भी हमें बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना हो then we are targeting attitude change, attitude formation, whatever, but we are not concerned much about belief. So that's why the study of attitude is very important. Content, as I said, A, B, C, ये जो तीनों कंपोनेंट होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बट दे आर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक स्नेक के प्रति हमारा एटीट्यूड लेते हैं। स्नेक के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है कि स्नेक इज पॉइजनस, दैट इज हमारा कॉग्निटिव सी कंपोनेंट। आई फियर स्नेक, दैट्स अफेक्टिव कंपोनेंट। एंड पिछली बार जब भी मैंने स्नेक देखा था मैं भाग गया था, दैट्स माय बिहेवियरल कंपोनेंट। ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट है। जहरीली चीजें और भी कई सारी होती है, उससे अफेक्टिव कंपोनेंट आ ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टॉक्सिसिटी कम्स फ्रॉम ऑल साइड्स, फूड में भी टॉक्सिसिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो टॉक्सिक हो
for example, mushrooms. Mushrooms are toxic, but we do not fear it as much as we fear snake. So ये इंटररिलेटेड कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आपको कोई कह दे कि ये जो स्नेक है ये जहरीला नहीं है, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा, आपका पॉजिटिव या न्यूट्रल होना चाहिए। फिर भी आप डरेंगे सांप से। अगर आपको कोई बोल देगा कि चलो ये स्नेक है, ये पॉइजनस नहीं है, तो आप उसको हाथ में नहीं लेने वाले फिर भी। तो होता ऐसा है कि ये तीनों एस्पेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर आप किसके प्रति आप एटीट्यूड, अफेक्टिव एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग हो, फॉर एग्जांपल इफ यू लाइक केजरीवाल फॉर एग्जांपल, अब उसके बारे में कोई बुरी बात कहेगा तो आप नहीं सुनेंगे, यू विल जस्टिफाई हिम कि भाई नहीं वो अच्छा आदमी है, उसने अच्छा काम किया, XYZ। सो क्या हुआ कि अफेक्टिवली यू लाइक हिम, वो कंपोनेंट आपका उसके प्रति स्ट्रांग था। तो आपने क्या किया कि जब बिलीफ और कॉग्निटिव कंपोनेंट में किसी ने काउंटर किया, तो व्हाट यू ट्राइड इज कि भाई वो उसी को जस्टिफाई कर दिया, बिलीफ आपने चेंज कर दी। सो ये इंटर रिलेटेड होता है। आगे हम देखेंगे कि जब एटीट्यूड चेंज करना हो तब इसी मैकेनिज्म को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि ए को टारगेट करो, बी को टारगेट करो, सी को टारगेट करो। सो दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक। ये सभी कंपोनेंट सेपरेट है लेकिन इंटर रिलेटेड है। स्ट्रक्चर, अब एटीट्यूड जनरली हम जब बोलते हैं तब एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस टर्म्स में बोलते हैं। उसका मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल ये एक स्पेक्ट्रम है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। ABC तीनों कंपोनेंट को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें कि फॉर एग्जांपल आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ पेनल्टी फॉर एग्जांपल, उसमें बिलीफ में हम क्या मानते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी से क्राइम कम नहीं होते। सपोज इफ यू बिलीव दैट, तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव बिलीफ है हमारी, सो वी विल प्लॉट दिस साइड। सिमिलरली इन बिहेवियरल कंपोनेंट वी माइट, फॉर एग्जांपल यू हैव नेवर done anything to prevent death penalty or increase death penalty, whatever, so that's your attitude will be negative here, sorry, neutral. Or affective, if you hate death penalty, so that again will be negative. So overall आपका एटीट्यूड क्या होगा? नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स योर नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब तीनों कंपोनेंट का अगर आप फाइनल समेशन कर दे तो पॉजिटिविटी आती है या नेगेटिविटी आती है, दैट्स योर एटीट्यूड। अब ये मॉडल सफिशिएंट नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग मॉडल एक्चुअली। वाई? इसको यूनिडायरेक्शनल मॉडल कहते हैं। इसमें न्यूट्रल और एम्बिवेलेंस एटीट्यूड के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल ये सही मॉडल है, इसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव वहां के वहां पे ही रखा, लेकिन जो नेगेटिव है उसको हमने वाई एक्सिस में ला दिया। इससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल माय एटीट्यूड टुवर्ड चॉकलेट, चॉकलेट मुझे पसंद है, अफेक्टिवली आई लाइक चॉकलेट, बट आई बिलीव दैट चॉकलेट इज हार्मफुल बिकॉज टू मच ऑफ कैलोरीज आर देयर। सो क्या हुआ, सपोज दो ही कंपोनेंट हम लेते, बिहेवियरल कंपोनेंट भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, तो क्या हुआ कि पॉजिटिव आई लाइक चॉकलेट वो यहां पे आएगा, कॉग्निटिव कंपोनेंट चॉकलेट इज अनहेल्दी वो यहां पे आएगा। तो ओवरऑल मेरा ग्राफ क्या बनेगा यहाँ पे, दैट्स एम्बिवेलेंस। ये एक टाइप का एटीट्यूड है। फॉर एग्जांपल मुझे चॉकलेट के बारे में पता ही नहीं, कोई ऐसे लोग को पकड़ो जिसके चॉकलेट के बारे में कभी उसने सुना ही नहीं एंड ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट, सो उसका क्या होगा, ABC तीनों 0 होंगे, सो ही विल बी हियर न्यूट्रल। अब ये जो हमारा ग्राफ है ये एम्बिवेलेंस और न्यूट्रलिटी के बीच में डिफरेंस जनरेट करता है, हमें दिख रहा है डिफरेंस। इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि सपोज अगर न्यूट्रल एटीट्यूड हो तो उस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर चॉकलेट के बारे में आप उसको कितना भी ज्ञान दो, बिकॉज ही इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर एम्बिवेलेंस एटीट्यूड हो, अगर आप उसको नॉलेज देते हो तो ही विल बी मोर अलर्ट टवर्ड्स ऑल द न्यू इनकमिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड। अगर मुझे कोई ऐसा बोल देगा कि चॉकलेट खाना एकदम हेल्दी है, सो आई विल रीड दैट बिकॉज दैट विल रिजॉल्व माई एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस से क्या होता है कि मेंटल डिस्ट्रेस से जनरेट होता है, तो यू डू नॉट फील कंफर्टेबल, मेंटल डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। सो व्हाट यू ट्राई इज
कि वो डिस्कम्फर्ट कम हो, कम से कम डिसोनेंस आपके मन में है, तो आप क्या करोगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी आप ले लोगे, यू विल बी मोर अलर्ट कि चलो ये मेरे रिलीवेंट है या नहीं, ये मेरे रिलीवेंट है या नहीं। सो आपका बिहेवियर भी उस तरह से होगा। सो न्यूट्रल और एम्बीवेलेंस, इन दोनों में काफी फर्क होता है। एम्बीवेलेंस से जो होता है उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये जो मेंटल स्ट्रेस जो बनता है दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन एटीट्यूड चेंज, क्योंकि यू कैन यूज इट इन ऑलमोस्ट एनी केसेस। जब भी मोरल लैप्स हो या मोरल प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज होता हो, देन इट्स ऑलवेज देयर कि आपके दिमाग में एक या दूसरी तरह से कॉग्निटिव डिसोनेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल करप्शन, ऑल ऑफ विल एग्री दैट करप्शन इज नॉट ए गुड थिंग। कॉग्निटिवली कोई उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन इफ पीपल स्टिल डू दैट विल जनरेट कॉग्निटिव डिसोनेंस। सो our agenda or our drive should be to reduce that's natural process कि जब भी डिसोनेंस होता है तो हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन ये होता है कि डिसोनेंस हम कम करें। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, लाइक इन एवरी केस स्टडी यू कैन एड दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस, दिस इज यूबिक्विटस, सभी जगह पे आता है। अब ये एम्बिवेलेंस है, वो कई बार ऐसा होता है कि फेल्ट ना आपको खुद को नहीं पता हो कि एम्बिवेलेंस है इसमें, तो उसे पोटेंशियल एम्बिवेलेंस कहते हैं। और जो आपको डायरेक्टली पता है कि नहीं ये इनकंसिस्टेंसी है, फॉर एग्जांपल द एग्जांपल ऑफ चॉकलेट, उसमें इनकंसिस्टेंसी है एंड आई कैन परसीव इट, सो दैट्स फेल्ट एम्बिवेलेंस। फेल्ट एम्बिवेलेंस से डायरेक्टली कॉग्निटिव डिसोनेंस आ सकता है, लेकिन अगर पोटेंशियल एम्बिवेलेंस हो तो आपको खुद को ही नहीं पता कि ये इनकंसिस्टेंसी मेरे थॉट में है, तो वो कैसे बाहर आती है? जब इंसान उस टॉपिक के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता है तब he will convert potential ambivalence into felt ambivalence. For example, corruption and tax evasion are equal. Both violate law. पब्लिक एक्सचेकर को दोनों में नुकसान होता है, बट पीपल माइट नॉट रियलाइज इट। जो टैक्स इवर्ट कर रहा है ही माइट नॉट रियलाइज कि भाई ही इज डूइंग एज बैड एट सम करप्ट ऑफिशियल। सो दैट्स ए पोटेंशियल एम्बिवेलेंस बट नॉट ए फेल्ट एम्बिवेलेंस। सो उसकी दवा क्या है कि अगर आप उसको बोलते हो गोल फरमाओ इस टॉपिक पे, आपको क्या लगता है कि ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, सो ही विल थिंक मोर। सो जैसे ही उस टॉपिक के बारे में थिंकिंग ज्यादा होती है, देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि भाई ये पोटेंशियल एम्बिवेलेंस है, उसमें से ये फेल्ट एम्बिवेलेंस हो जाएगा। पोटेंशियल में से फेल्ट आएगा, फेल्ट में से कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा तो या फिर वो टैक्स इवेजन करना बंद कर देगा, या फिर वो जस्टिफाई करने लगेगा कि भाई करप्शन भी सही है, टैक्स इवेजन भी सही है। तो दैट्स हाउ एटीट्यूड चेंज। इसी से पता चलता है कि एटीट्यूड स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इस डायरेक्शन में एक्सट्रीमली पॉजिटिव 0.10 देन इट्स स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। वीक एटीट्यूड क्या आता है 0.2 0.3 के आजू बाजू में जो रहता है वो। सो इसका भी इम्प्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल फील स्ट्रांगली अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, देन वी ऑल फील स्ट्रांगली अबाउट द गवर्नमेंट। सो उसके प्रति हमारा नॉन वेजिटेरियनिज्म फॉर एग्जाम्पल, हमारा एटीट्यूड एकदम स्ट्रांग होता है। बाकी कई चीजें ऐसी होती है कि जिसके प्रति हमारा एटीट्यूड वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इश्यूज। सो हमें पता है कि चलो हेल्थ इश्यूज है, उसको एड्रेस करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अब हम अपनी नींद गंवा देंगे उसकी वजह से। सो इसका भी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम आगे देखेंगे कि एटीट्यूड जब स्ट्रॉन्ग हो, सो इट विल बेटर प्रेडिक्ट द बिहेवियर। तो अगर आपको नॉन वेजिटेरियनिज्म के बारे में स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो यू विल गो आउट एंड प्रोटेस्ट अबाउट मीट बैन और सपोर्ट मीट बैन व्हाटएवर। और इफ यू डू नॉट केयर अबाउट इट, वो इश्यू ही नहीं आएगा कहीं पे। आपको उसके बारे में मतलब यू आर पॉजिटिव अबाउट इट बट यू विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो बिहेवियर प्रेडिक्शन उससे नहीं होगा। एक्सेसिबिलिटी, एटीट्यूड ऐसा जरूरी नहीं हो कि कॉन्शियस एटीट्यूड ही हो, एटीट्यूड हिडन भी होते हैं, अनकॉन्शियस एटीट्यूड होते हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो एक ऑब्जेक्ट के बारे में दो एटीट्यूड हो सकते हैं। वन इज कॉन्शियस, आपको पता है कि ये एटीट्यूड है आपका इसके बारे में, और दूसरा अनकॉन्शियस होता है। तो जो अनकॉन्शियस एटीट्यूड होता है वो उसकी एक्सेसिबिलिटी हाई हो सकती है,
एक्सेसिबिलिटी मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ तो वो इमीडिएटली मुझे ABC कंपोनेंट्स अभी दिमाग में इमीडिएटली आ जाते हैं या थोड़ी देर बाद आते हैं। सो अगर इमीडिएटली आ जाते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन अलग होता है, जो थोड़ी देर बाद आते हैं उसका इम्प्लीकेशन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी थी जिसमें ऐसा पूछा गया था कि वोटिंग के बारे में पूछा गया था कि इसमें से वो ओबामा को वोट कौन देगा। तो जिन लोगों ने इमीडिएटली बोल दिया, हाथ ऊंचा कर दिया कि नहीं हम देंगे, सो दे एक्चुअली वेंट टू पोलिंग बूथ एंड दे वोटेड फॉर ओबामा। जिन लोगों ने थोड़ी देर बाद हाथ ऊंचा किया था, उन लोगों का प्रॉब्लम ये थी कि उन लोगों ने वोट देने के लिए वो लोग नहीं गए। सो अदर एग्जाम्पल इज कोई एडवर्टाइज मार्केटिंग कंपनी में से फोन करता है तो आपको जैसे पता चलता है कि नहीं ये कोई वोडाफोन वाला है तो आप तुरंत फोन रख दोगे। सो दैट्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। वो एटीट्यूड सीधा बाहर आ जाता है कि रख दो फोन, इससे बात नहीं करनी। आप तभी सोचने नहीं बैठते कि उसमें क्या करना है। सो दैट्स एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी हाई, बिहेवियर हाई होगा। एक्सेसिबिलिटी लो, बिहेवियर भी लो होगा। एटीट्यूड का फंक्शन क्या है, क्यों एटीट्यूड जरूरी है हमारे जीवन में? एक तो वन ऑब्वियस एग्जांपल इज यूटिलिटेरियन। व्हेन आई गो देयर एंड बाय समथिंग, सुपर मार्केट में जाता हूँ और कोई चीजें बाय करता हूँ तो उस चीज के प्रति मेरा एटीट्यूड सिंपल यूटिलिटेरियन होता है कि ये मेरे जीवन में काम आने वाला है या नहीं काम आने वाला, राइट? सो इट एनहांसिस अवर सर्वाइवल, इट एनहांसिस अवर हैप्पीनेस और वॉट एवर अवर सेल्फ इंटरेस्ट। सो उसके लिए हम एटीट्यूड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी है सो यू विल अपोज हायर टैक्सेस। आप कैपिटलिज्म के फेवर में होंगे, सोशलिज्म के फेवर में नहीं होंगे। बाय बिकॉज देन कैपिटलिज्म इज यूजफुल टू यू। ऐसा नहीं है कि कोई एक आइडियोलॉजी है और उस अकॉर्डिंग टू दैट आइडियोलॉजी यू आर सपोर्टिंग कैपिटलिज्म। यू आर सपोर्टिंग जस्ट बिकॉज यू हैव बिग प्रॉपर्टी। दैट्स यूटिलिटेरियन अप्रोच। Knowledge approach, we have lots and lots of knowledge or information from every angle in our life. So how do we organize that knowledge? So ये जो एटीट्यूड है, ये सारे आइलैंड्स है, उसके आजू बाजू में हम अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई एटीट्यूड टवर्ड्स फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग। तो जितना भी डेटा होगा वो स्मोकिंग करके एक एटीट्यूड होगा, उसके आसपास मेरा डेटा मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। सो दैट्स कन्वीनियंस। स्टीरियोटाइपिंग इसी तरह से होता है। स्टीरियोटाइपिंग किसे कहते हैं कि वी जनरलाइज फ्रॉम फ्यू, कुछ इंस्टेंस हमारे पास होते हैं 4-5 इंस्टेंस, उसमें से हम जनरलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल क्रॉस आर ब्लैक। हमने दुनिया के सभी क्रॉस नहीं देखे अभी तक, हमने शायद 100 देखे हो, 200 देखे हो, लेकिन वी जनरलाइज की सब क्रॉस काले ही होते हैं। सो दिस इज वन जनरलाइजेशन। कई चीजों में यूजफुल होता है। वी एक्चुअली फाइंड दैट ऑल क्रॉस आर ब्लैक, बट समटाइम्स इट्स रॉन्ग, राइट? कई बार ऐसा होता है कि भाई समर में हम बाहर जाते हैं और बारिश हो जाती है और गीले हो जाते हैं। सो वी डिडंट थिंक कि भाई समर में भी बारिश हो सकती है। सो दैट्स एन एक्सेप्शन। हमारा स्टीरियोटाइपिंग गलत हो गया था। सो पॉजिटिव फायर भी होता है, नेगेटिव मिसफायर भी होता है। तो नेगेटिव मिसफायर होता है तब स्टीरियोटाइपिंग से बाकी सब प्रॉब्लम्स बाहर आती है, जैसे प्रिजुडाइज आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन आते हैं, वो सब चीजें बाहर आती है। हम ग्रुप को स्टीरियोटाइप करते हैं, फिर नेशनैलिटी को स्टीरियोटाइप करते हैं, ये सब प्रोसेस भी होती है। तो बेसिकली दैट्स अबाउट नॉलेज। हमारे कॉग्निटिव एफर्ट उससे कम हो जाता है। हम सभी कौवे की गिनती नहीं, सेंसस नहीं निकालेंगे इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, तो उससे आपके कॉग्निटिव एफर्ट ज्यादा हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए वी जस्ट स्टीरियोटाइप देम। सो दैट्स नॉलेज फंक्शन। ईगो डिफेंसिव, दैट एग्जांपल लाइक अंगूर खट्टे, दैट्स ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ ईगो डिफेंसिव। क्योंकि वो बंदा अंगूर को, मतलब उसकी हाइट कम थी, वो वहां तक पहुंच नहीं पाया, अब वो बोलेगा कि नहीं ये खट्टे हैं। सो दैट्स ईगो डिफेंसिव। उसमें होता क्या है कि कोई भी साइकोलॉजिकल ऐसी डेवलपमेंट जो आपके इमोशनल वेलबीइंग के लिए नेगेटिव है, सो उसमें आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? तो आप अपनी बिलीफ या एटीट्यूड उस तरह से चेंज करोगे कि आपका ईगो डिफेंस हो जाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम ना हो। सो ये सारी उसकी मैकेनिज्म है, डेनियल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन। एग्जाम्पल अगर देखें तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो थी 90th सेंचुरी की, दैट कैन बी सेड कि ये इट्स ऑल अबाउट ईगो डिफेंस। होता क्या था कि ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड ये था कि भाई इंडियंस के
वन, इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स. सेकंड, वी आर इनविंसिबल, हमें कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता. ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में डाल दी गई थी, राइट. सो इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स, उसका ही कोरोलरी ये थी कि भाई आपकी सोसाइटी है, आपकी सिविलाइजेशन है, दैट्स very ancient and that's not capable, that's not like our civilization which is modern and progressive. So social reform movement में क्या हुआ कि पास्ट को निकाला गया और लोगों को कहा गया कि नहीं हम भी पहले महान थे, हमारे पास भी आर्यभट्ट थे और ये सब एस्ट्रोनॉमी में हमने ये किया, केमिस्ट्री में हमने ये किया, मेडिकल साइंसेस में हमने ये किया, सम्राट अशोक हमारे भी बड़े राजा थे. सो ये सब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि दे गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो अब इंग्लिश मैन कोई भी अटैक करेगा, मतलब ब्रिटिश राज की तरफ से कोई भी अगर ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी और ये कोई भी पॉलिसीज आती है, सो जो पॉपुलेशन थी दे कैन नाउ बी मोर सेल्फ रिलायंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है. So that's what the 19th century social reform movement did to people. Value expression, इसका क्लासिक एग्जांपल है कि हम जैसे कपड़े पहनते हैं उससे क्या पता चलता है कि हम कैसे हैं, what essentially makes me. So गांधी जी ने कपड़े छोड़ दिए थे, सिर्फ खादी पहनी, तो उसका मतलब क्या कि भाई आई बिलीव इन सेल्फ रिलायंस, स्वराज की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ वो वैल्यू एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट थी. सेम एग्जांपल अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर आप देखें तो पीएम जो है साइकिल में ऑफिस जाते हैं. सो दैट्स ऑल्सो वैल्यू एक्सप्रेशन. वाई? बिकॉज वहां पे वो कल्चर है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड, कि एमिशन कम करो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो. सो देयर पीएम रिफ्लेक्ट्स दैट एटीट्यूड. ये सभी फंक्शन है, अगर आपको एक साथ समझने हो तो मार्केटिंग में ये सभी फंक्शंस का यूज होता है. फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट का पैकेट अगर आप लेने चाहे तो उसके प्रति, पार्ले जी के प्रति आपका जो एटीट्यूड है दैट विल बी प्योरली यूटिलिटेरियन, दिस वन. लेकिन इफ यू आर गोइंग टू बाई गोल्ड ऑर्नामेंट, देन उसमें कोई यूटिलिटी नहीं होती. वो लोग एडवर्टाइजमेंट में भी वैसा नहीं बोलेंगे कि अगर आपने ये पहन लिया तो आपको ये फायदा होगा. इट्स जस्ट अबाउट वैल्यू एक्सप्रेशन. आप दिखाना चाहते हैं कि भाई यू आर वेरी रिच एंड यू हैव हायर सोशल स्टेटस. सो वैल्यू एक्सप्रेशन गोल्ड परचेस के बारे में इसका रोल ज्यादा होता है. सो जब एडवर्टाइजर्स अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं, देन दे सी थ्रू ऑल दिस 4 फ्रेम्स कि मार्केट को कैसे प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करनी है मार्केट में. सिमिलरली ईगो डिफेंसिव, वो ऐसी कोई भी चीजें नहीं बनाएंगी जो ईगो को डायरेक्टली ऑफेंड करे. वो मतलब अगर शू मेकर कंपनी है तो उसके नीचे वो भगवान का नाम नहीं लिखेगी. सो दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द ईगो ऑफ पीपल. सो दे विल मेक श्योर कि भाई ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म ट्रिगर ना हो लोगों की, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम. एक बार ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म अगर ट्रिगर होती है तो दैट्स डिफिकल्ट टू चेंज. सो मार्केटिंग में ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि भाई हम कौन से फंक्शन पे अटैक कर रहे हैं, कौन से फंक्शन पे अटैक नहीं कर रहे हैं. ईगो डिफेंसिव में एक दूसरा एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल कई पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म आप दो तो व्हाट ही वुड से इज ही विल नॉट टेक इट पर्सनली. मायावती को अगर आप क्रिटिसाइज करो तो शी विल नॉट से अगर ये अच्छा ये मेरी क्रिटिसिज्म है, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, व्हाट शी विल से इज इट्स एन अटैक ऑन दलित्स. सो वो पर्सनल क्रिटिसिज्म को क्रिएटिवली यूज करके पीपल एट लार्ज पे वो इम्पोज प्रोजेक्शन हो जाता है उस पर. सेम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट नरेंद्र मोदी, यू से एनीथिंग अबाउट हिम, इट्स अबाउट गुजरात. सो दैट्स पॉलिटिशियंस ऑफन डू इट. उसके ऊपर कोई भी अटैक करो तो वो अटैक कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ग्रुप अटैक में, और फिर एक बार वो एटीट्यूड बन जाता है लोगों का कि नहीं ये तो मुझको बोल रहे हैं, तो लाइक उसका उन लोगों का काम हो जाता है इस तरह से. Now the main thing, the whole purpose behind attitude was to predict behavior. Behavior कैसे control करे, कैसे predict करे.
एटीट्यूड और बिहेवियर के रिलेशन के लिए दो मॉडल है, मोड मॉडल, थियरी ऑफ रीजन एक्शन। ये इट्स मोर टेक्निकल देन प्रैक्टिकल, सो ये आप एक बार देख लेना, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी बट उतना यूजफुल नहीं है। उसकी जिस्ट में आपको बोल देता हूँ कि क्या होता है। कई बार जब एटीट्यूड की स्टडी स्टार्ट हुई थी तब लोगों को लगता था कि नहीं, ये हमें अब अल्टीमेटली कॉज मिल गया है बिहेवियर प्रेडिक्शन का, वी हैव फाइनल रेमेडी फॉर ऑल द बिहेवियर्स। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आया। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें जब अर्ली 90s में, जब अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी पॉपुलर था, तब क्या होता था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें अलग अलग होटल ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, उन सभी को एक लेटर भेजा गया था, जिस लेटर में उन लोगों को पूछा गया था कि अगर सपोज ए चाइनीज कपल इज कमिंग टू योर प्लेस, विल यू रिसीव देम और नॉट। सो ऑलमोस्ट सभी ने रिप्लाई ये किया, नो, वी वोंट रिसीव देम। सो दैट वाज देयर एटीट्यूड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हुआ क्या कि जब एक्चुअली जो चाइनीज कपल गए वहां पे, तो सभी लोगों ने रिसीव किया। पहले मेजोरिटी ने मना बोल दिया था, नहीं हम रिसीव नहीं करेंगे। एक्चुअली वो लोग जब वहां पे गए तब मेजोरिटी जगह पे उन लोगों को रिसेप्शन मिला ठीक तरह से। क्यों? बिकॉज द रिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज नॉट एज ऑब्वियस एज वी थिंक। वहां पे क्या हुआ था कि सोशल इन्फ्लुएंस, अब एटीट्यूड था उन लोगों का गलत, लेकिन जब वो लोग सामने आ गए तब दे कुडंट रेजिस्ट, बिकॉज अगर उन लोगों ने मना बोल दिया होता तो वो बात फेमस हो गई होती और किसी और को पता चल गया होता कि भाई इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया। सो सोशल इन्फ्लुएंस एंड सोशल प्रेशर वर्कड देयर, सो दैट्स वन फैक्टर। एटीट्यूड कोई भी हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर सोशल इन्फ्लुएंस है तो एटीट्यूड कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस, वी विल नॉट ईट एनीथिंग अनहेल्दी एट होम। कोई भी हम फैट वाली चीज या ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे, लेकिन सपोज हम दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए जाते हैं, देन वी विल ईट एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ पे एक प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, सब लोग खाते हैं तो हमें भी लगता है हम भी खाएं। सो दैट्स आवर एटीट्यूड वाज नॉट देयर बट वी स्टिल डिड दैट। सोशल फैक्टर इज वन एस्पेक्ट। इसका एक्सप्लॉइटेशन कहाँ पे होता है? सभी मास मूवमेंट में ऐसा होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ये सभी मूवमेंट में हुआ था ऐसा कि कई लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उन लोगों को सीधा कैसे किया जाए? तो सोशल प्रेशर, उसके घर पे कोई काम वाली नहीं जाती है, उसके घर पे कोई दूसरा काम नहीं होता है, वो दुकान वाला है उसको कुछ ग्रोसरी नहीं देता है, तो दे आर लाइक आउटकास्ट। अब वो लोग पार्टिसिपेट करने लगेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ये तब भी होता था, आज भी अन्ना मूवमेंट में भी हुआ है, और सभी मूवमेंट में ऐसा होता है कि भाई 50% जो है वो विलिंग पार्टिसिपेंट होता है, बाकी 50% को ऐसे डाल दिया जाता है। सो दैट सोशल इन्फ्लुएंस। एक्सेसिबिलिटी इज अनदर फैक्टर। एज आई सेड कि अगर एटीट्यूड इमीडिएटली आपके बाहर आ जाता है, सेल्समैन का प्रॉब्लम, सेल्समैन अगर आपको फोन करता है तो उसके प्रति आपका एटीट्यूड ऑलरेडी वेल सेट है, यू नेवर हैड गुड एक्सपीरियंस विद अ सेल्समैन, तो जब भी फोन करेगा यू विल इमीडिएटली पुट डाउन दी फोन। क्यों? क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है, आपने कॉन्शियसली सोचा नहीं है वहां पे। तो जब भी आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कम होती है, कॉग्निटिव कैपेसिटी कम मतलब आप सोचने के लिए इंक्लाइन नहीं है, व्हेन यू आर स्लीपी फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्लीपी देन आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कम है, आप सोचने के लिए इंक्लाइन नहीं है, उस केस में क्या होगा कि इम्प्लिसिट एटीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि यू आर कॉन्शियसली नॉट कंट्रोलिंग योर एटीट्यूड। आप ऐसा सोच नहीं रहे कि भाई ये सेल्समैन अच्छा भी हो सकता है, कोई अच्छी चीज भी हम मुझको सेल कर रहा हो, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। तो देन यू आर इन लो कॉग्निटिव मोड, आप कम सोच रहे हो। सो आप जब कम सोच रहे हो एंड एक्सेसिबिलिटी इज वेरी हाई, इमीडिएटली सेल्समैन के प्रति जो एटीट्यूड था वो ट्रिगर हो जाता है, देन इट विल श्योरली प्रेडिक्ट द बिहेवियर, आप फोन रख देंगे। सपोज योर कॉग्निटिव कैपेसिटी इज लो बट एटीट्यूड इज नॉट एज इजीली एक्सेसिबल, आपको वो रिकॉल करने में देर लगती है, देन इट विल नॉट प्रेडिक्ट बिहेवियर। सो एक्सेसिबिलिटी हाई हो तो बिहेवियर प्रेडिक्ट होगा, एक्सेसिबिलिटी लो हो तो बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं होगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड प्रेडिक्ट्स बिहेवियर बेटर देन वीक एटीट्यूड। इसका एग्जांपल हम कहाँ पे देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल,
मुंबई में मीट बैन, फॉर एग्जांपल, मीट बैन में क्या हुआ कि जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड किसका होता है कि नहीं नॉन वेजिटेरियन होना ही नहीं चाहिए, वेजिटेरियन लोगों का, राइट, दे स्ट्रांगली फील कि भाई नॉन वेज नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एटीट्यूड था उन लोगों का। अब जो लोग नॉन वेज खाते थे उन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है नॉन वेज के प्रति, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो होता क्या है जब बैन होता है, तब जिन लोगों को बैन करवाना है उन लोगों का एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग फोर्सफुली बैन करवाएंगे, लेकिन जिन लोगों को बैन नहीं करवाना है उन लोगों को उतना अफेक्ट नहीं करता क्योंकि उन लोगों का एटीट्यूड वीक है, तो वो लोग अब काउंटर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो लोग रास्ते पे आ जाएंगे नहीं ये बंद करो। एक्चुअली अगर आप देखने जाए तो महाराष्ट्र में अगर देखें तो मेजोरिटी इज मीट ईटर। सो ऐसा क्यों हुआ कि एक माइनॉरिटी वॉइस ने मेजोरिटी वॉइस को दबा दिया? बिकॉज देयर एटीट्यूड वॉज स्ट्रॉन्गर देन द एटीट्यूड ऑफ द मेजोरिटी। सो ये होता है ऑलमोस्ट सभी रिफॉर्म्स में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल लेबर रिफॉर्म अगर आप करने जाओ तो होता क्या है कि लेबर यूनियंस विल बी देयर, लेबर यूनियंस विल बी हाउ मच 1% 2% ऑफ द पॉपुलेशन, बट रिफॉर्म का इंटेंशन क्या होता है कि 90% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, दैट्स द पर्पस ऑफ द एनी लेबर रिफॉर्म। तो वो 90% लोग जो है वो रास्ते पे नहीं आएंगे क्योंकि उन लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग है एग्जिस्टिंग लेबर यूनियंस का। सो दैट्स हाउ बिहेवियर इज प्रेडिक्टेड। स्ट्रांग एटीट्यूड प्रेडिक्ट्स, वीक एटीट्यूड डजंट प्रेडिक्ट। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एज आई सेड, सोशल फैक्टर्स। अगर सोशल फैक्टर्स होता है तब एटीट्यूड इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हो जाता है, यू फॉरगेट योर एटीट्यूड एंड यू बिहेव जस्ट व्हाट पीपल से। बिहेवियर स्पेसिफिक एटीट्यूड, इसमें होता ऐसा है कि सपोज एटीट्यूड कैन बी टवर्ड्स एनीथिंग, एन इवेंट, ऑब्जेक्ट, पर्सन, एनीथिंग। सो एटीट्यूड टवर्ड्स अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो वो एटीट्यूड प्रेडिक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, whether you like church or not, or whether you like temple or not. So if you say yes, किसी का एटीट्यूड चर्च के प्रति पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हर संडे को चर्च जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि उसको स्पेसिफिकली पूछे कि आपको संडे में चर्च जाना, इस एक्टिविटी के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, इफ ही सेज यस, इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, देन ही विल गो टू चर्च ऑन संडे। क्यों? क्योंकि जब हम चर्च के बारे में एटीट्यूड पूछते हैं, अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है उसका मतलब ये होता है कि कई सारे बिहेवियर उससे प्रेडिक्ट होते हैं। अगर मुझे चर्च पसंद है तो मैं संडे को चर्च में भी जा सकता हूँ, मैं चैरिटी भी कर सकता हूँ, मैं लोगों को मदद भी कर सकता हूँ, फिर चर्च के दूसरे प्रिंसिपल्स है उसको भी फॉलो कर सकता हूँ। वो जो कार्डिनल सीन्स है अगर मैं उसे फॉलो ना करूँ, दैट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट माई गुड एटीट्यूड टवर्ड्स चर्च। सो इवेंट ऑब्जेक्ट एक है लेकिन उसके प्रति मेरा एटीट्यूड जो है वो कई सारे बिहेवियर डोमेन को प्रेडिक्ट करता है, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है। अगर इफेक्टिव बनाना है तो उसको स्पेसिफिकली पूछो कि नहीं, आपको संडे को चैरिटी करने के लिए आपका क्या मानना है। इफ ही सेज नो, आई बिलीव इन इट, देन ही विल गो फॉर इट। सो बिहेवियर स्पेसिफिक एटीट्यूड है, दैट्स बेटर प्रेडिक्टर ऑफ बिहेवियर। एक इम्प्लिसिट प्रिजुडाइस और एक्सप्लिसिट प्रिजुडाइस, इम्प्लिसिट एटीट्यूड और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। प्रिजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन में क्या फर्क है? प्रिजुडाइस जो होता है दैट्स एट एटीट्यूड लेवल, प्रिजुडाइशियल एटीट्यूड होता है आपका, और उस एटीट्यूड पे आप जाके जब कोई काम करते हो, बिहेवियर आपका अगर उससे गाइड होता है, दैट्स डिस्क्रिमिनेशन। सो प्रिजुडाइस इज एन एटीट्यूड, डिस्क्रिमिनेशन इज ए बिहेवियर। इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? पहले तो प्रिजुडाइस कैसे बनता है? प्रिजुडाइस बनता है स्टीरियोटाइपिंग, उसका बेसिस जो होता है वो स्टीरियोटाइप होता है। फॉर एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक स्टूडेंट का एक क्लास था जिसमें लोगों को आर्बिट्ररीली डिवाइड कर दिया था कि आधे इस तरफ और आधे उस तरफ। एक ग्रुप को
रेड शूज पहना दिए थे, दूसरे ग्रुप को येलो शूज पहना दिया था। सिर्फ यही डिफरेंस था दोनों ग्रुप के बीच में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था। सेम क्लास वाले लोग थे और रेंडमली डिवाइड किया गया था। तो एक्चुअली दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए रेशनली स्पीकिंग, क्योंकि सिर्फ शूज का ही डिफरेंस है। ओवर द टाइम हुआ क्या कि दोनों ग्रुप का एटीट्यूड ऐसे डेवलप हुआ कि ग्रुप ए वाले बोलेंगे कि ये ग्रुप बी वाले जो है वो लेजी है, दे डोंट डू होमवर्क, दे आर न्यूसेंस इन क्लास, ऐसे एटीट्यूड डेवलप होगा। और ग्रुप बी वाले एग्जैक्टली सेम चीजें ग्रुप ए वालों के बारे में मानेंगे। सो इसमें होता क्या है कि इन ग्रुप आउट ग्रुप मैकेनिज्म होती है। ये मेरा ग्रुप है इसलिए बस उसको आप जस्टिफाई करो, क्योंकि दो साथ में रहते हैं तो यूटिलिटी ज्यादा रहती है। सो this is how most of the stereotypes and this is how most of the prejudices come. Actually कोई difference नहीं होता कि north and south and this religion and that religion, people are always same, but फिर भी ये prejudices आ जाते हैं because it's just that people with one religion lives together, people with another religion lives together. So इससे वो companionship की feeling develop हो जाती है और फिर prejudices develop हो जाते हैं। So एज आई सेड, स्टीरियोटाइप सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। जब स्टीरियोटाइप गलत होते हैं देन ये सब पैथोलॉजी आते हैं, इसमें प्रिजुडाइस आ जाता है। लाइक देयर आर मेनी स्टीरियोटाइप्स। गुजरातीस आर ऑल बिजनेसमैन एंड साउथ इंडियंस आर ऑल मैथमेटिशियंस, नॉर्थ इंडियंस आर ऑल लाइक हुलिगन्स। सो ये सब स्टीरियोटाइप्स है हमारे पास। अब होता ये है कि जब आपकी सोसाइटी डेवलप हो रही हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव हो रही हो, तब एक्सप्लिसिट प्रिजुडाइस नहीं रहता, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड नहीं रहता, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, देयर इज नो एक्सप्लिसिट प्रिजुडाइस। कोई कॉन्शियसली अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज नहीं करेगा। वैसे ही अमेरिका में कोई कॉन्शियसली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज नहीं करेगा। लेकिन होता यह है कि एज आई सेड, दो एटीट्यूड एक साथ रह सकते हैं हमारे दिमाग में, एक इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो आप जब उस विषय पे ज्यादा सोच नहीं रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक अमेरिका की बात करें तो कोई एक ब्लैक बंदा आता है अगर व्हाइट बंदे के सामने, तो ही इज नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट प्रिजुडाइस। तो होता क्या है कि वो इम्प्लिसिट प्रिजुडाइस जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है। तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बाहर आता है, फिर फेशियल एक्सप्रेशन से बाहर आता है, नॉन वर्बल बिहेवियर से बाहर आता है। तो उसको खुद को भी नहीं पता कि मैं प्रिजुडाइस कर रहा हूँ। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारा एग्जाम्पल ले तो अनटचेबिलिटी है, फिर पेट्रियार्की है, ये सब ऐसे एक्सप्रेस होते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक एम्प्लॉयर को दो प्रोफाइल दिए गए और 2 सेट ऑफ प्रोफाइल दिए गए, सीवीज दिए गए, एग्जैक्ट सेम स्किल सेट थी। स्किल सेट कोई अलग नहीं था, एक्सपीरियंस सेम था, स्किल सेम थी, लेकिन फर्क उतना था कि वन वॉज मेल, अनदर प्रोफाइल वॉज ऑफ फीमेल। सो ऑलमोस्ट सभी केसेस में हुआ ऐसा कि फीमेल का प्रोफाइल रिजेक्ट हो गया, मेल का प्रोफाइल एक्सेप्ट हो गया। सो अगर उसको आप पूछे होंगे कि आपने ये किया, तो सी विल डिनाई, बिकॉज सी और ही वॉट एवर, ही विल डिनाई, क्योंकि कॉन्शियसली उसको नहीं पता, लेकिन प्रिजुडाइस इज स्टिल देयर। सो अर्बनाइजेशन हो जाता है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग हमारी हो जाती है, लेकिन इम्प्लिसिट लेवल पे कई प्रिजुडाइसिस हमारे पास रह जाते हैं। तो दैट एक्सप्लेन्स व्हाई स्टिल वी हैव लाइक गेटोस इन दी अर्बन लाइफ, वी हैव स्टिल different forms of untouchability in urban life. So all this can be explained by implicit prejudices. इसको ओवरकम कैसे करते हैं? ओवरकम करने के लिए एक मेथड ये है कि यू थिंक मोर अबाउट दैट। कॉग्निटिव एफर्ट अगर आप बढ़ा देते हो, then you will stop yourself from doing anything that is prejudicial, whether implicit or explicit.